मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ खुशबू गुप्ता। और आज हम सब सीटेट का फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो कि दिसंबर 2019 में हुआ था, उस पेपर का 1 to 14 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से ये पूछ रहा है कि बुद्धि के बारे में कौन सा कथन चारों में से सही है। जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्धि जो होता है बहुत सारे तत्वों का समावेशन होता है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से नापा व निर्धारित किया जाता है। मतलब बुद्धि को मेजरमेंट के थ्रू सटीक रूप से हम नाप सकते हैं और निर्धारित कर सकते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बुद्धि का मापन करना असंभव है। सेकंड ऑप्शन दिया है, बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा एक एकाकी विशेषक है। मतलब बुद्धि का एक कारक होता है और एकाकी विशेषक होता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि बुद्धि में एक से अधिक तत्वों का समावेशन होता है। थर्ड ऑप्शन है, बुद्धि बहुयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि में बहुत सारे तत्व विद्यमान है और ये एक जटिल योग्यता का एक समूह होता है। फोर्थ ऑप्शन है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। मतलब बुद्धि एक निश्चित योग्यता होती है जो बालक के जन्म पे ही निर्धारित हो जाती है, अर्थात वह बालक प्रतिभाशाली बनेगा कि सामान्य बनेगा, ये चीज का निर्धारण जो होता है जन्म के समय ही हो जाता है, जो कि पूर्णतः गलत है। क्योंकि बुद्धि का विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है और मानव अपने अनुभव के और अपने गुणों के आधार पर अपनी बुद्धि का विकास करता है। इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन जो होगा, बुद्धि एक बहुयामी है। बुद्धि जो होता है बहुयामी प्रक्रिया है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है, जिसमें बहुत सारी जटिल योग्यताओं का एक तत्व विद्यमान होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। रूही जो होता है वो समस्या की एक से अधिक कारणों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। बहुत सारे समाधान जो होते हैं वो मौलिक रूप से होते हैं। और रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ये पूछ रहा है कि रूही इन चारों में से कौन सा गुण प्रदर्शित कर रही है। जिसमें से पहला ऑप्शन है अभिसारी विचारक, सेकंड है अमान्य विचारक, थर्ड होता है आत्म केंद्रीय विचारक और फोर्थ होता है सृजनात्मक विचारक। जिसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, सृजनात्मक विचारक। क्योंकि रूही जो होता है वो समस्या के एक से अधिक कारणों के बारे में या एक से अधिक समाधानों के बारे में सोच रही है, इसलिए रूही को क्रिएटिव थिंकर कहा जाएगा। इसलिए इसका सेकंड का फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम किसी बालक का या किसी व्यक्ति का आकलन कर रहे हैं तो हमारा सबसे प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए। जिसके फर्स्ट ऑप्शन दिए हैं, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्ट एवं भ्रांतियों को समझाना। जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बच्चों को क्लियर रूप से चीजों को, जो भी उसका कंफ्यूजन हो रहे हैं, उस चीजों को क्लियर रूप से बच्चों को समझाना। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। विद्यार्थी जो भी प्राप्त कर रहे हैं, जो भी उनका अंक है, उसके आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना, जो कि सही नहीं है। थर्ड है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। मतलब जो भी बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है उसके आधार पर उसको उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण नामांकित करना। फोर्थ है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। विद्यार्थियों के लिए अलग अलग कैटेगरी को डिवाइड करना, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इससे बालक के अंदर हीन भावना उत्पन्न होती है। इसलिए आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्ट एवं भ्रांतियों को समझाना। मतलब जो भी अवधारणा, जो भी मेरा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बच्चों को क्लियर रूप से हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाना और उन्हें जो भी कंफ्यूजन हो रहा उन कंफ्यूजन को दूर करना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 1 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए।
जैसा कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें समावेशी शब्द को जानना बहुत ही जरूरी है। समावेशी से तात्पर्य मेरा ऐसी शिक्षा से होता है जिसमें सभी बच्चों का समावेशन होता है, अर्थात जिसमें सामान्य विशिष्ट बच्चों को एक साथ रख के पढ़ाया जाता है, जो बिना किसी भेदभाव के होता है। इसी समावेशी कक्षा कहते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की विशिष्ट शैक्षिक योग्यता को, जिसमें ऑप्शन 1 है, कभी कभी तैयार करना चाहिए। मतलब बच्चों में को कभी कभी उन चीजों को तैयार करना चाहिए। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, बच्चों को हमेशा वो एक्टिव रहें, उस चीज के लिए प्रिपेयर होने चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। मतलब बच्चों को इनकरेज की जगह पे उन्हें डिस्करेज करना चाहिए, मतलब हतोत्साहित करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है, तैयार नहीं करना चाहिए, अर्थात उन बच्चों को इग्नोर करना चाहिए या उन चीजों को तैयार नहीं करना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की विशिष्ट शैक्षिक योग्यता ये होती है कि बच्चों को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, हमेशा वो एक्टिव रहें और प्रिपेयर रहें। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 5 में पठन वेल्फ बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। मतलब पठन वेल्फ बच्चों को, ऐसे बच्चों को डिलेक्सिया हम कहते हैं। इन बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं, कैसे हम जान पाएंगे कि उन बच्चों में डिलेक्सिया की प्रॉब्लम है, जिसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है अभिसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। सेकंड होता है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। थर्ड होता है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। फोर्थ है न्यून अवधान विकार। पठन वेल्फ बच्चों से मेरा तात्पर्य होता है कि जो बच्चे पढ़ने में असक्षम हो, मतलब जो किसी चीज को धारा के रूप में, एक सीक्वेंस के रूप में ना पढ़ पाए, उन बच्चों में डिलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। इसलिए 5 का सेकंड ऑप्शन जो होगा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 2009 में आया था, उसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो किस पर आधारित है। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिव्यक्त करना। मतलब जो बच्चे सक्षम नहीं है, अक्षम है, मतलब जो बच्चे सक्षम नहीं है उनके प्रति सहानुभूति, एक सिंपैथी की भावनाओं को रखना, जो कि सही नहीं है। सेकंड होता है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मतलब अधिकार पे आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। थर्ड होता है मुक्तता व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। मतलब जो भी बच्चे सक्षम नहीं है उन बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा को उपलब्ध कराना और एक सीक्वेंस में मुख्य धारा में उन्हें शामिल करना। फोर्थ होता है व्यवहारी सिद्धांत। तो क्वेश्चन में है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 2009 में वो आया था, उसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा है कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, अधिकार पर आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड ऑप्शन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जिसमें है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जो वंचित समूह से आए हैं, जो साइड एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, उनके द्वारा सहभागिता कम होना, किसी चीज को, किसी काम में सहभागिता, मतलब कि कम से कम वो उन चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जिसमें ऑप्शन फर्स्ट दिया है, इस स्थिति को जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब शिक्षक को जो स्थिति बन रही है उसके अकॉर्डिंग ही रहने देना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए। सेकंड है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम रखना चाहिए। जो कि वंचित समूह से विद्यार्थी आए हैं, इन विद्यार्थी से शिक्षक को अपनी अपेक्षाओं को कम से कम रखना चाहिए।
थर्ड ऑप्शन है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए, कि मतलब जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो भी टीचिंग टेक्निक अपना रहा है उस पद्धति पर उसे विचार करना चाहिए, तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के नए नए तरीके ढूंढने चाहिए, कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा उस कार्य में इन्वॉल्व हों, उसके लिए हमेशा नया नया टेक्निक ढूंढना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, कि ऐसे बच्चों को विद्यालय को छोड़ने के लिए कहना चाहिए जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 को ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अनेक घटनाओं के द्वारा बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांत के बारे में एक शिक्षिका को या शिक्षक को क्या करना चाहिए, जिसका ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को दंडित करना चाहिए, सेकंड है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत पर बल देना चाहिए, थर्ड है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों को इस सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, फोर्थ है बच्चों के इस सिद्धांत को अनदेखा कर देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि बच्चों पे पनिश करना चाहिए जो कि सही नहीं है। सेकंड है बार बार याद करने के लिए एक सही सिद्धांत पे बल देना चाहिए, बच्चों को बार बार उस चीज को रिकॉल करें और एक सही सिद्धांत में उस चीज को बदल देना चाहिए। थर्ड होता है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के अगेन में आपको प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरण जो होते हैं वो प्रस्तुत करने चाहिए, कि बच्चे को जो ये सिद्धांत है इसको वो चैलेंज के रूप में चैलेंज दे सकें। फोर्थ ऑप्शन होता है बच्चों के इस सिद्धांत को अनदेखा करना चाहिए, ऐसे सिद्धांत को बच्चों को इग्नोर कर देना चाहिए जो कि सही नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इस सिद्धांत को चुनौती देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। मतलब छात्र केंद्रीय जो कि छात्र को एक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है, इसलिए छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना चाहिए, बच्चों के एक्सपीरियंस को हमेशा प्रमुख स्थान देना चाहिए। सेकंड है यथावत याद कराना, मतलब जैसे हम बच्चों को याद कराते हैं उन चीजों को याद कराना। थर्ड है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना, मतलब योग्यता से मेरा तात्पर्य होता है कि जो बच्चे जितने कैपेबल हों, चाहे उन बच्चों की कैटेगरी में डिवाइड करना, जैसे कि वो प्रतिभाशाली हो, सामान्य हो या निम्न हो, उन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना और उस हिसाब पे नामांकित करना और वर्गीकृत करना, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना, जो कि सही नहीं है क्योंकि ऐसे बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होती है। फोर्थ ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, कि केवल बुक पे ही निर्भर होना, जो कि सही नहीं है। इसलिए शास्त्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की जो विशेषता होती है कि बच्चों के प्रमुख स्थान देना, क्योंकि यहाँ पे हम छात्र केंद्रीय की बात कर रहे हैं। छात्र केंद्रीय से मेरा तात्पर्य होता है ऐसी शिक्षा से जहाँ पे छात्र को केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना जो होगा इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है। संवेग और संज्ञान के जो फोर्थ ऑप्शन दिए हैं, पहला स्वतंत्र है, सेकंड है संहित है, थर्ड है संबंधित नहीं है, फोर्थ है पूर्णतया अलग है। जो कि संवेग और संज्ञान जो होते हैं एक दूसरे से इंटर कलेक्टेड होते हैं, सन्निहित होते हैं। 10 का ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जिसमें दिया गया है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, संरचनावादी ढांचे में अधिगम जो होता है वो प्राथमिक रूप से क्या होता है। फर्स्ट होता है प्रबलन पर केंद्रित होता है, सेकंड होता है अनुबंधन द्वारा अर्जित है, थर्ड है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है और फोर्थ है यथावत याद करने पर आधारित होता है। जबकि संरचनावादी ढांचे में अधिगम जो होता है वो प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, जो कि एक प्रोसेस होता है जो कि चलता रहता है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। 11 का
ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। विद्यार्थियों को क्लियर एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल देने में इसके क्या परिणाम हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, मतलब ये विद्यार्थियों के माइंड में कंफ्यूजन उत्पन्न करता है। सेकंड है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसकी समझ में विद्यार्थियों में अभाव पैदा करता है, मतलब उस चीज को समझने में थोड़ी दिक्कतें महसूस होती हैं या दिक्कतें पैदा करता है। थर्ड ऑप्शन है, यह अवधारणाओं की समझ के बजाय कार्य विधि एवं प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान करता है। यह अवधारणाओं के समझ की बजाय कार्य विधि पर और प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित अपना करता है। फोर्थ ऑप्शन है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करके यह एक प्रभावशाली तरीका है, मतलब स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण, मतलब क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन क्लियर एग्जाम्पल जो होता है अवधारणात्मक परिवर्तन, जो भी कॉन्सेप्ट है इन कॉन्सेप्ट में जो भी परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है और एक प्रभावशाली तरीका है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना, दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों को अधिगम गतिविधियां जो भी लर्निंग प्रोसेस है उसमें भागीदारी करने के लिए लगातार उन चीजों के लिए बच्चों को पुरस्कार देना या दंड देने का बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जिसमें ऑप्शन फर्स्ट दिया है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ाती है, ये बच्चों में आंतरिक रूप से अंदर से अभिप्रेरणा मोटिवेशन को बढ़ावा देती है। सेकंड है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों की बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह बच्चों को अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने की बजाय उस चीज में वो निपुण बनाने में उन्हें प्रोत्साहित करती है, इंकरेज करती है। थर्ड ऑप्शन है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होती है, मतलब लर्निंग में बच्चों से इस कारण पुरस्कार व दंड देने से बच्चों में स्वाभाविक रूप से अभिरुचियां और जो उसकी जिज्ञासाएं होती हैं वो बच्चों में उन चीजों के कारण कम होती हैं। फोर्थ है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, जो बाहर से हमें बच्चों को मोटिवेशन मिल रहा है वो चीजें कम होती जाती हैं। क्वेश्चन में ये दिया है गया है कि कभी भी जब भी हम किसी बच्चे के साथ कोई अधिगम गतिविधि कर रहे हैं, मतलब कुछ लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके हर कार्य पे यदि हम उसे पुरस्कार व दंड देते हैं तो उससे उस बच्चों के ऊपर यह प्रभाव पड़ता है कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि, जो भी उसकी अभिरुचि होती है उस कार्य के प्रति, और जो भी जानने की उसकी जिज्ञासाएं होती हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। इसलिए 13 का ऑप्शन थर्ड जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें है फोर्थ क्वेश्चन, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि अधिगम यथावत याद करने की प्रक्रिया है। लर्निंग जो होती है वो एक तरीके का प्रोसेस होती है जो कि याद करने की प्रक्रिया है। सेकंड है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहार का अनुबंधन है। अधिगम जो होता है व्यवहार का एक अनुबंधन है। थर्ड है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम जो होता है एक प्रक्रिया होती है, विनियोजन के द्वारा एक ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया होती है। फोर्थ ऑप्शन है, अधिगम पुनरुत्थान एवं स्मरण की प्रक्रिया। अधिगम जो होता है पुनरुत्थान और स्मरण की एक प्रक्रिया है। जिसमें क्वेश्चन 14 का थर्ड ऑप्शन सही होगा कि संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर करें।